तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब। यार थोड़ा सा फीवर आ गया है ना, इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करते वाले हैं हिस्ट्री मेजर पेपर 6। ठीक है, और यह किस किस यूनिवर्सिटी का काम देगा वो सारी चीज़ें जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर। इसमें हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का इतिहास कब से कब तक का, तो 1206 से लेकर के 1526 तक का। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत हमें पढ़ना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो काल है 1206 से 1526, इसे दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो पूरा दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है। ठीक है, बात करें तो यह मेजर पेपर 6 है और सेमेस्टर 4। यह जो मेजर पेपर 6 है, सेम एज वेल एज यही सिलेबस आपका 3-4 गो यूनिवर्सिटीज़ में है, जिसमें रांची यूनिवर्सिटी है, SKMU में भी यही सिलेबस है। ठीक है, और आपका क्या नाम है यार, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी यही सिलेबस है। ठीक है, और आपका BPMKU में भी यही सिलेबस है। लेकिन BPMKU वाला आपका क्वेश्चन पेपर देखना होगा, मतलब उन लोग शायद मेजर पेपर 8 में रखा है इसको। ठीक है, एक बार देख के तुरंत कंफर्म करिए लेते हैं। BPMKU का मेजर पेपर 7 में पढ़ना है ये वाला, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1707 तक का। ठीक है, तो चलिए जिनका जिनका सिलेबस है उन सभी के काम में आएगा। ठीक है, स्पेशली अभी जितने यूनिवर्सिटी का नाम बताया इन सब का। तो देखिए, इसका क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं और समझते हैं। दिल्ली सल्तनत का परिचय सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संक्षिप्त परिचय, छोटा सा परिचय। क्या है दिल्ली सल्तनत? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास। तो दिल्ली सल्तनत जो है मध्यकाल का इतिहास है भारत का। ठीक है, भारत का एक इस्लामिक साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यार यहाँ पे ना छत में है तो पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। चलिए अब आ गए हैं नीचे। तो दिल्ली सल्तनत जो है मध्यकालीन इतिहास का एक भाग है। ठीक है, इसकी स्थापना 1206 में हुई थी और स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और यही गुलाम वंश का संस्थापक भी है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यह साम्राज्य 1526 तक चला। 1206 से 1526 तक चला, लगभग 300 साल। ठीक है, 300 साल से ज़्यादा, 325 साल। दिल्ली सल्तनत के दौरान गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने शासन किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ खास बातें, क्या क्या बातें हैं? तो देखिए, पहला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना मुस्लिम आक्रमण के बाद हुई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की चरम सीमा पर होने के कारण सुल्तान का अधिकार दक्षिण में मदुरै तक फैला था। ठीक है, और मतलब ये तो दिल्ली में बैठे थे ना मुख्य रूप से, लेकिन बाद में इन्होंने राज्य जीतते गए और दक्षिण भारत तक ही अपना साम्राज्य फैला लिए थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जब विघटन हो गया, यानी कि जब समाप्ति हो गया 1526 में, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में मुगल सम्राट कौन थे? बाबर ने यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, मालूम है? और इसी युद्ध में हारने के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक को मार के बाबर यहाँ का शासक बनता है और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के दौरान रजिया सुल्तान का नाम सुने हैं, जिनको भारत का प्रथम मुस्लिम शासिका कहा जाती है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। ठीक है, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। वह भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान राजशाही और तुर्की प्रमुख के बीच
सत्ता के लिए संघर्ष, चालीस या चहलगानी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के पतन, पतन मतलब समाप्ति, दिल्ली सल्तनत का समाप्ति मुख्य कारण तिरूमिड बाबर का आक्रमण था। ठीक है, तिमुरिड बाबर का आक्रमण था। ठीक है, यानी कि जो बाबर में पानीपत का युद्ध किया ना, वो मेन इसका रीजन मान हम लोग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत के पतन के कुछ और भी कारण थे। क्या? तो कारण है इक्तादारी प्रथा, जमींदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा। ठीक है, ये सभी कारण भी थे दिल्ली सल्तनत के अंत होने का। अब ये बात आती है, इसके साथ ही आपने नाम सुना है कुतुब मीनार का? कौन नहीं सुना होगा बताइए, सब कोई सुना है। तो ये दिल्ली सल्तनत के समय ही बना था, इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश बना रहा था और मर गया बीच में, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको काम शुरू किया था कुतुब मीनार का, लेकिन कुतुब मीनार मर जाता है और फिर इल्तुतमिश इसको पूरा करता है। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया, इसका विस्तार कहाँ तक हुआ और इसका सुदृढ़ीकरण मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें बनी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें लाई गई जिससे यह अच्छा बना। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर बनता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक भारत में स्थापित एक मुस्लिम सल्तनत था। कैसा था? हिंदू सल्तनत नहीं, मुस्लिम सल्तनत था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसमें मुगल, ठीक है, इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश शामिल थे। अंतिम शासक थे लोदी वंश के इब्राहिम लोदी, और प्रथम शासक कौन थे? गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्थापना। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी का आक्रमण जब भारत में हुआ था, ठीक है, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मोहम्मद गोरी का आक्रमण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आक्रमण करने आया और यहीं पे बैठ गया, समझ गए ना, 1206 में। अब आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले भारत में विभिन्न राजपूत राजाओं का शासन था। ठीक है, जिन्हें मोहम्मद गोरी ने हराया था। नेक्स्ट आता है तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध का आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, इसने पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को क्षमा दान करके भगा देते हैं कि जाओ बेटा भाग जाओ। ठीक है, उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। ठीक है, एक साल बाद, और उस समय फिर से आता है कमर कस के और पृथ्वीराज चौहान का सर कलम कर दिया जाता है ना। तो बख्श दान, जीवन दान दिया कि भाग जाओ तुम, और इधर से वो दोबारा कस के आया और मार दिया। क्या सीखे मुन्ना कि गलती एक बार करो तो उसको सुधार लो एक ही बार में, दोबारा क्षमा करना मतलब दोबारा अपने ऊपर खतरा मोल लेना। ठीक है, तो इतिहास से सीख लेना है आपको। दिल्ली सल्तनत ने धीरे धीरे उत्तर भारत में अपना विस्तार किया और बाद में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक भी इसका प्रभाव रहा। ठीक है, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत का विस्तार किया और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ जैसे राज्यों को शामिल कर लिया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तुगलक वंश ने भी सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें बंगाल, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से और पूर्वी तट के इलाकों में विजय प्राप्त की। समझ रहे हैं, गुजरात, बंगाल, इन सब एरिया में दिल्ली सल्तनत छा गया था। सुदृढ़ीकरण मतलब दिल्ली सल्तनत ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें
सुल्तान सर्वोच्च शासक था, ठीक है, यानी कि राजा था। अमीरों, मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट का क्वेश्चन बन सकता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है। किसने? इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है, और कुतुब मीनार काम को पूरा किया था इल्तुतमिश। इसी ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत भूमि को अधिकारियों को सौंपा गया जो राजस्व एकत्रित करते थे, ठीक है। इक्ता प्रणाली क्या है? तो इसमें जो है भूमि मापने की एक इकाई जो, अरे यार बहुत जोर से गरज रहा है, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। बलबन ने एक मजबूत सैन्य प्रणाली की स्थापना की और मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत सेना का गठन किया। किसने? बलबन ने। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का आ सकता है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने, ठीक है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? आयरन ब्लड का जो नियम था, रूल था, वह बलबन ने अपनाया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो कितना लंबा है जी? इतना लंबा है ना? हाँ, नहीं नहीं, इतना ही लंबा है बलबन। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है अलाउद्दीन कहाँ पे थे? हाँ, सुदृढ़ीकरण। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व प्रशासन में सुधार किया, ठीक है। माप और मूल्यांकन की एक प्रणाली शुरू की जिसे दाग प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। या दाग प्रणाली की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत में व्यापार, प्रशासन, संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए नहर बनाया गया, किला बनाया गया, सड़क बनाया गया, ठीक है। निर्माण सहित सार्वजनिक कार्य परियोजना की भी शुरुआत की गई। अतः 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में मुगल शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, ठीक है। मुगल साम्राज्य का उदय हुआ और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? ठीक है, तो लिखिएगा बाबर ने। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनेगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत क्या था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत क्या था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के मुताबिक राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। कौन ऐसा बोलता है? अलाउद्दीन के अकॉर्डिंग। उसने बलबन के राजत्व सिद्धांत को फिर से अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की खास बातें क्या है? खास बातें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बनेंगे आपका। पहला, राजा को किसी की बात में नहीं आना चाहिए, ठीक है। राजा को किसी की बात में नहीं आना चाहिए। राजा के सेवक और अधीनस्थ होते हैं, राजा के सेवक और अधीनस्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा को कोई रिश्तेदार नहीं होता, ठीक है, रिश्तेदारी नहीं होती, राजा अपने राज्य के लिए केवल होता है। राजा को ईश्वर से अपना पद और अधिकार मिला है। अलाउद्दीन खिलजी की अन्य नीतियाँ, तो ये हो गया राजत्व सिद्धांत, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की अन्य क्या क्या नीतियाँ थी? तो देखिए यहाँ पे पहला नीति है कि उसने विद्रोहों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। उसने शराब के सेवन पर रोक लगाई, अच्छा काम किया। उसने कुलीनों के बीच सामाजिक समारोह पर रोक लगाई। कुलीन मतलब अमीर वर्ग, अमीर, ठीक है। तो उसने अमीरों के लिए सामाजिक समारोह पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट, उसने कुलीनों यानी कि अमीर के लिए, अमीर वर्ग के लिए
के अमीरों के बीच बिना उनकी सहमति के अंतर विवाह का भी प्रतिबंध लगाया। अंतर विवाह मतलब कि बिना किसी के मर्जी के आप दूसरे जात में विवाह नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों की बॉन्डिंग और व्यक्तिगत सैनिकों के वर्णात्मक रोस्टर की व्यवस्था की। उसने कालाबाजारी पर रोक लगाई। उसने राजस्व नगद में एकत्रित किया। उसने हिंदुओं पर जजिया, एक चराई कर और एक गृह कर लगाया। तो इतने सारे काम किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको केवल छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सल्तनत के अधीन अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? दिल्ली सल्तनत के अधीन अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन थे, वो सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है। तो देखिए, सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, व्यापार पर आधारित थी, जिसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, क्षेत्र था। किसके लिए? तो अपना व्यवसाय या जो भी इकोनॉमिक खर्चा निकाला जाता था वो मेन था एग्रीकल्चर। इस दौरान शहरीकरण बढ़ा। ठीक है। व्यापारिक गतिविधियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि में आता है कि कृषि मुख्य फसलें, किसानों ने विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, फल, सब्जियां, मसाले उगाए। ठीक है। तो छोटा सा एक पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा कृषि टेक्निक। तो कृषि टेक्निक के ऊपर लगा सकते हैं आपकी फसल चक्र, दोहरी फसल, 3 फसल की कटाई और फलों की ग्राफ्टिंग जैसी उन्नत तकनीकें अपनाई गई। ठीक है। सिंचाई की बात करें तो कृत्रिम जल उठाने वाले उपकरण का उपयोग किया गया। ठीक है। ये सब अपने से जोड़ के लिखा जा सकता है। ठीक है। जैसे कि फारसी पहिया। फिर आता है हमारा भू राजस्व। दूसरा क्या है? भू राजस्व यानी कि जमीन का टैक्स। भू मतलब जमीन, लैंड, और राजस्व मतलब टैक्स। ठीक है। किसान अपनी उपज का 1/3 मतलब आपने 100 किलो उपज किया है तो 33 किलो या कभी कभी आधा यानी कि कभी कभी 50% भी टैक्स के रूप में देना होता था। ठीक है। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे उद्योग में आप बता सकते हैं कि कुटीर उद्योग जिसमें कपास की बुनाई, 1 मिनट, कपास की बुनाई, अरे भाई रुको कपास की बुनाई, ठीक है, कताई उद्योग अन्य सभी शामिल थे। आगे देख लेते हैं। तो इतना सारा आपको लिखना है, बस यहाँ पे छोटा छोटा सा है, आपको एग्जाम में और ज़्यादा लिखना है। ठीक है। तो हमारा है चीनी उद्योग। उद्योग में आप कपास उद्योग, चीनी उद्योग के बारे में बता दीजिएगा। कागज़ उद्योग, धातु का काम जैसे लोहार व घर वगैरह। ठीक है। लोहा पीटना, पत्थर काटना, मोती के लिए गोता लगाना, हाथी के दांत, चंदन का काम महत्वपूर्ण थे। कारखाना की बात करें तो बता सकते हैं कि सुल्तान ने कारखाना के नाम पर नाम से जाने वाले बड़े उद्योगों का निर्माण किया। इसमें युद्ध के लिए जाने के लिए कई औजार भी बनाए गए थे। ठीक है। व्यापार में देखिए, आंतरिक व्यापार, व्यापारियों और दुकानदारों के विभिन्न वर्ग जो आंतरिक व्यापार में लगे हुए थे। बाहरी व्यापार जो कि एक अपने राज्य से बाहर जाके व्यापार करना। ठीक है। बाहरी व्यापार में क्या है कि भारत में मध्य एशिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी और लाल सागर के साथ वाणिज्य संबंध बनाए। ठीक है। आयात मतलब इंपोर्ट। ठीक है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। तो आयात इसमें जो है सोना चांदी जैसे मूल्यवान धातु, घोड़े, ब्रोकेड, रेशम की वस्तुएं और दासों का आयात किया गया। ठीक है। निर्यात की बात करें तो हम लोग जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे खाद्यान्न, वस्त्र यानी कि कपड़ा, नील, कीमती पत्थर का निर्यात यहाँ से करते थे, बाहर भेजते थे। ठीक है। व्यापारिक केंद्र की बात करें कि कहाँ कहाँ मेन व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। तो देखिए, उस समय जो बना ना अभी तक काम दे रहा है। इसमें आपका दिल्ली है, लाहौर पाकिस्तान में है वर्तमान में, मुल्तान भी पाकिस्तान में है। ठीक है। लखनौती नए उद्योग के केंद्र बने थे। अब आता है हमारा मुद्रा यानी कि सिक्का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत में एक मानक बहुधात्विक मुद्रा व्यवस्था लागू थी। ठीक है। शहरीकरण बढ़ा,
अर्बनाइजेशन हुआ, इसमें शहरीकरण को गति मिली। सल्तनत काल के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया में गति पकड़ ली थी, ठीक है। और सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव से यातायात और संचार को अच्छा बनाया गया, ठीक है। सराय, देखिए सराय की बात करें तो यात्रियों को सुविधा के लिए राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे अभी जिसको हम लोग बोलते हैं, या स्टेट हाईवे, ठीक है, राजमार्ग पर सराय या विश्राम गृह बनाया गया, ठीक है। फिर नगरीय व्यवस्था, नगर जो बना, शहर बना, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें क्या हुआ नगर व्यवस्था में, तो नगरीय व्यवस्था का भी विकास हुआ। निष्कर्ष कुल मिला के ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था की कृषि, उद्योग, व्यापार पर आधारित थी, जिसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब आता है हमारा दिल्ली सल्तनत में खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति कैसी थी वो जानते हैं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति यानी कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने अपनाया। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार। अच्छा, आपने देखा पद्मावत, दिल्ली सल्तनत का ही वो भाग है पद्मावत मूवी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद आता है, वही शुतुरमुर्ग उठो लेके आता है पकड़ के, ठीक है। तो पद्मावत मूवी देखें तो देख लीजिएगा, नहीं देखें तो उसमें आपको बताया गया है दिल्ली सल्तनत का राजपूतों के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, जिसे बाजार नियंत्रण भी कहा जाता है, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित किया, ठीक है, और बाजार में हस्तक्षेप किया ताकि सैनिक और आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। अब बाजार नियंत्रण के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, तो इसमें है कि बाजार का बांटा गया, विभाजन किया गया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में अलग अलग बाजार का निर्माण किया, जैसे कि अनाज बाजार, ठीक है, अलग है, कपड़ों का बाजार अलग है, अन्य वस्तुओं का बाजार अलग है, घोड़ों मुगलों घोड़ा गुलाम और मवेशियों का बाजार अलग अलग था, सबका अलग अलग बाजार बनाया गया, ठीक है। यह बाजार नियंत्रण नीति। नेक्स्ट, मूल्य का नियंत्रण, ठीक है। अब दाम कैसे फिक्स किया गया, तो उसने आवश्यक वस्तुओं के लिए निश्चित मूल्य निर्धारित किया, ठीक है, जिससे सैनिकों को कम वेतन पर भी आसानी से रहने में मदद मिली। बाजार नियंत्रण विभाग, अब देखिए उसने दीवान ए रियासत बनाया, दीवान ए रियासत, जिसका हिंदी में है बाजार के जो यार मुझे ना फीवर आ गया ना, अच्छा नहीं लगता है, चलिए। तो बाजार नियंत्रण के लिए जो विभाग बनाया गया उसे ही दीवान ए रियासत के नाम से जाना गया, ठीक है। इसमें जो है दीवान ए रियासत नाम का एक मंत्री भी बैठता था यहाँ पे, और उसके अधीन बाजार का पूरा कंट्रोल रहता था, ठीक है। बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की, जो बाजार की निगरानी और विनिमय के लिए जिम्मेदार था। कौन, तो वह मंत्री, दीवान ए रियासत का मंत्री। फिर है दलालों और मध्यस्थ को हटाना, जो मीडिएटर होता है ना, उसको हटाने के लिए क्या किया गया, तो देखिए दलालों और मध्यस्थ को हटाने के लिए क्या गया कि अलाउद्दीन ने बाजार से दलालों और मध्यस्थों को हटा दिया। उसने कीमतों पर सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ और अनाजों की पूर्ति। अब देखिए आता है अनाज की पूर्ति, कैसे यहाँ पे अनाज आता था, तो देखिए अनाज के लिए जो बोला गया है कि अनाजों की पूर्ति, अब लाइन आया यार, उसने अकाल के समय भी अनाजों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए केंद्रीय बाजार से दैनिक अनाज भत्ता देने की व्यवस्था की। राजस्व वृद्धि, ठीक है, टैक्स को बढ़ाया। मैं जल्दी जल्दी इसको आज कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ये ना मन नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाजार नियंत्रण में आता है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला क्या है, तो देखिए इंडो मतलब इंडिया, इस्लामिक मतलब इस्लाम, ठीक है। इंडिया और इस्लाम की जो मिली जुली वास्तुकला है उसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है, छोटा सा है, ठीक है।
पढ़ लीजिएगा। इसके तहत जितना भी मकबरा वगैरह बनाया गया, ठीक है, इंडो इस्लामिक, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे देखते हैं, तो पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इतना कर लेते हैं। हालांकि सभी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लीजिएगा तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन बैठ जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का तो मैं बता ही देता हूँ, बाकी लॉन्ग आंसर टाइप का तो सब करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। 15 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले सभी कवर होंगे इसमें। तो पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था ये जानते हैं, ठीक है। देखिए हमारा है कि पानीपत के युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले युद्ध थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। वर्तमान जो पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है, वर्तमान का हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के पानीपत के मैदान में लड़े गए पानीपत के 3 गो युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, डेट याद नहीं रखना है, 1526 को लड़ा गया। दूसरा 1556 को, और तीसरा 1761 को। 1526, 1556, 1761 को, ठीक है। 3 को पानीपत का युद्ध लड़ा गया। अब चलिए जानते हैं कि किसमें कौन जीता और किसमें कौन हारा। तो पानीपत के युद्धों की जानकारी, पहला आता है पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की जीत हुई, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी, उसको हराकर, ठीक है। इस युद्ध में बाबर सेना ने बारूद, ठीक है, आग्नेय अस्त्रों यानी कि अग्नि से चलने वाले अस्त्रों, मैदानी तोप खाने का इस्तेमाल किया। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले तोप किसने चलाए? तो बाबर ने, ठीक है। फिर है हमारा पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की जीत हुई। इस युद्ध में अकबर के सेनापति खान जमान, ठीक है, यानी कि बैरम खान ने हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र, जिसको हम लोग हेमू बोलते हैं, हेमू को हराया, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और अब्राहिम लोदी के बीच में होता है, बाबर और अब्राहिम लोदी, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के सेनापति बैरम खान, ठीक है, और हेमू के बीच में होता है, हेमचंद्र के बीच में। और तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब दिल्ली और मराठों के बीच में, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने हेमचंद्र को हराया, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब दिल्ली की जीत हुई। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ दोवाब अफगान रोहिल्ला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, ठीक है, मराठों को हराए थे। देखिए भारत की हार के पीछे एक ही कारण था कि भारत के लोग ही अपने देश का दुश्मन बन गए, ठीक है। घर का भेदी लंका ढाए ठीक है। तो भारत के घर के ही आदमी साथ मतलब चुपके से इंफॉर्मेशन लीक करने लगे, तब क्या होगा? वही होगा, ठीक है। तो जब तक से भारत का ही आदमी नहीं बिगाड़ना चाहे ना, तब तक से कुछ नहीं बिगड़ता। चलिए इतिहास को कौन बदल सकता है? जो होने वाला वो होके रहेगा, ठीक है। अगला है दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे? क्यों खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत? इतना बड़ा सल्तनत था, कैसे खत्म हो गया, कैसे समाप्त हो गया? तो देखिए सिंहासन के उत्तराधिकारी में सैन्य शक्ति मुख्य कारण थी, ठीक है, जिसने बाद में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। कुलीन लोग यानी कि अमीर लोग बहुत शक्तिशाली थे और राजा निर्माता के रूप में कार्य करते थे, जो कमज़ोर सुल्तान को नियंत्रित करते थे। यानी कि अमीर लोग अपने मन से चुनते थे राजा, ठीक है, और अपने मन से नचाते थे राजा को। अभी भी अमीर लोग देखिए, जैसे बड़े बड़े अमीर हैं, ठीक है, गौतम अडानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, इन लोग का सीधा कंट्रोल रहता है पॉलिटिक्स पे, ठीक है। तो उस ज़माने में भी रहता था, ऐसा नहीं कि केवल आज होता है, उस ज़माने में भी होता था। फिर आता है इक्तादारी, जमींदारी, जागीरदारी व्यवस्था के कारण दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ, ठीक है। कोई एक रीजन नहीं था, बहुत सारा रीजन। और पानीपत का युद्ध तो बहुत बड़ा रीजन था ही था, ठीक है। इसके अलावा वो सारे रीजन भी थे। अब अंतिम क्वेश्चन, घोड़े दागने की प्रथा क्या है? ठीक है, देखिए घोड़े
को दागने की प्रथा का मतलब है घोड़ों पर छाप लगाना या निशान लगाना। ठीक है, जैसे घोड़े पे मोहर लगा दिए, स्टाम्प, ठीक है, कि यह इस राज्य का घोड़ा है। यह प्रथा किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासक में शुरू की। इस प्रथा का मकसद घोड़ों की पहचान करना है और चोरी रोकना है। जैसे अब घोड़े पे हम स्टाम्प लगा दिए, ठीक है, और ऐसा स्टाम्प जो छूटे नहीं, तो घोड़ा तो कहाँ से चुरा के तुम बेचेगा कहाँ पे, वो तो स्टाम्प मोहर तो रही रहेगा। इसलिए चोरी को रोकने के लिए घोड़े दागने की प्रथा शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, घोड़ों को दागने की प्रथा के बारे में जरूरी बातें। इस प्रथा के तहत घोड़ों पर छाप लगाई जाती थी। यह प्रथा केंद्रीकृत थी। ठीक है, नेक्स्ट है, दाग लगाने से क्या होता था कि सुल्तान के घोड़ों और आम लोगों को घोड़ों में अंतर मिल जाता था कि राजा के जितने घोड़े हैं उसमें शाही मोहर लगाया गया है, बाकी आम आदमी के घोड़ों में शाही मोहर नहीं रहता था, तो कोई चोरी नहीं कर पाता था। ठीक है, इस प्रथा से घोड़ों की चोरी रोकने में मदद मिली। यह प्रथा निम्न गुणवत्ता वाले घोड़ों के साथ शाही घोड़ों को बदलने की जांच में मकसद थी। ठीक है, तो मेन रीज़न यही था कि घोड़े दागने की प्रथा की चोरी को रुका जाए और उस पर घोड़े पे मोहर स्टाम्प लगाया जाता था। ठीक है, और घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आई होप कि यह आप सभी को समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन नहीं कराएं, जैसे कि एकता प्रणाली क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट में। और इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग लीजिएगा। एकता प्रणाली, देखिए, एकता मतलब होता है भूमि, ठीक है, प्रणाली मतलब आवंटन। भूमि को बांटने की एक प्रणाली थी। एकता प्रणाली क्या है, भूमि को बांटने की एक प्रणाली। ठीक है, अभी भी देखिएगा कि जमीन बारी का जब भी बांटाई होता है तो लड़ाई झगड़ा पूरा होता है। ठीक है, इस्लामी प्रथा थी। एकता प्रणाली को दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने शुरू किया था। एकता प्रणाली किसने शुरू की, इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली की खास बातें, एकता प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की जमीन को कई छोटे छोटे इलाकों में बांटा गया था। ठीक है, एकता को सुल्तान के सैनिक अधिकारी और रईसों को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है एकता धारक। तो एकता धारक को एकतादार या मुक्ति कहा जाता था। एकतादार अपने सैनिकों और घोड़ों के खर्च को पूरा करने में अपने एकता के राजस्व को इकट्ठा करते थे। एकतादारों को युद्ध के समय सुल्तान को सैन्य सहायता देनी होती थी। ठीक है, यानी कि जब युद्ध होगा तो अपना सैनिक दे दो। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है, चाहे कंप्लीट कर देते हैं कितना। एकतादारों को एकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता था। एकता प्रणाली बहुउद्देशीय स्वरूपीय युक्ति थी। इसमें एकता प्रणाली का मकसद सैनिक और कानून व्यवस्था को निर्माण करना और आर्थिक अधिशेष को प्राप्त करना और प्रशासनिक पर्याप्त राजस्व वसूली करना था। ठीक है, जब तक से जमीन पर टैक्स नहीं लाएगा तो फिर इसको कहाँ से मिलेगा फायदा। तो एकता प्रणाली से जुड़े कुछ तथ्य थे कि एकता प्रणाली से जुड़े तथ्य जिनमें निजाम उल मुल्क के सियासतनामा से मिलता था और एकता प्रणाली की शुरुआत बुइद राजस्व के दौरान हुई थी। एकता प्रणाली पूरे मुस्लिम एशिया में तेजी से फैल गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने शुरू किया था एकता प्रणाली और घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, सभी क्वेश्चन हो गए हैं और नोट कर लीजिएगा। PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा और अगर आप लोग बोलिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या नहीं, यस या नो बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एग्जाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, जोहार।